दोस्तों आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अब गाइस इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें एक चीज और पता लग रहा है कि जब एक नया राज्य बनाया जाएगा तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन होगा। सोचिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तो इसके लिए दोस्तों कैसा बहुमत चाहिए संसद में। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल मेजोरिटी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी एक नया राज्य बनाया जाना हो या फिर किसी राज्य के कुछ जिलों को अलग करके दूसरा नया राज्य बनाया जाना हो, ऐसे में उस प्रस्ताव को दोस्तों, जो प्रस्ताव है उससे संसद में लाया जाता है और फिर उसके बाद जो है बहुमत परीक्षण होता है और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसके प्रस्ताव को पास होने के लिए जो है ना अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, किसी लिए 3/3 की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है साधारण सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान में संशोधन जो है ना, इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। और पॉलिटी के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में इसी लेवल के होंगे। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें, उन फंडामेंटल राइट्स का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है यही आपको बताना है ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला स्टेटमेंट है भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। ये दोस्तों गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भी नहीं प्राप्त है। अब किसी दूसरे देश का अल्पसंख्यक हुआ भारत में आकर बोलेगा कि हमें ये भी अधिकार चाहिए तो नहीं मिलेगा ना, ये दोनों उन्हें नहीं प्राप्त है। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग और पढ़ सकते हो, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा जिसे दोस्तों अपर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि ये पार्लियामेंट का जो है अपर हाउस होता है। ओके गाइस, तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसमें जिन्हें नहीं पता है ना 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं दोस्तों, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। भाई किस आर्टिकल के तहत देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही एडवांस क्वेश्चन है ये, इतना एडवांस नहीं आएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये आपके एग्जाम में, या फिर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को जो है ना फंडामेंटल राइट के अंतर्गत शामिल किया गया। तो आपको बताना है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके गाइस, अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल में जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट के रूप में। तो 21(a) के अंतर्गत, आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों जोड़ा गया, अब यहाँ पर पता है किस में जोड़ा गया, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कब जोड़ा गया वो डेट आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सही आंसर होगा 1 अप्रैल सन 2010 को शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बन गया 1 अप्रैल 2010 को फाइनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं दे रखा है, बट अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मानव अधिकार के अंतर्गत भी आता है। कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार। ओके गाइस, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल्स को कहा जाता है। ओके गाइस, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि कौन से फंडामेंटल राइट को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई और किसने ये बात कहा था, तो दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है, इसे दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। पता होना चाहिए आपको, जिसके अंतर्गत हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसको लागू करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जैसे हैबियस कॉर्पस हो गया,
मैंडामस हो गया, और भी बहुत सारे अधिकार परीक्षा हो गया। ओके गाइस, तो मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड दोस्तों दो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट की जो सूची है उससे बाहर निकाल दिया गया था? तो आपको बताना है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके गाइस, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, मोरारजी देसाई होगा। ओके, मोरारजी देसाई। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को जो है ना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो ये आपको बता देना है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में से निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इसमें दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जोड़ा गया है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दोस्तों आप सभी जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ओके गाइस, तो यही कह रहा है कि भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध है, मतलब वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत? तो पहला तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये वर्णन किया गया है हमारे डीपीएसपी में। ओके गाइस, पहला ये है, इसका वर्णन किया गया। और दूसरा समान नागरिक संहिता, इसका मतलब है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कहते हैं। इन दोनों का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों संविधान के, ओके गाइस, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भाग कौन से भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4A में जोड़ा गया है। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। और आर्टिकल 51A में ओके, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है और कितनी बार भी बन सकता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किसके अनुसार करते हैं? दोस्तों मंत्रिमंडल के द्वारा करते हैं, मंत्रिमंडल के अनुसार करते हैं। राष्ट्रपति के पास अपनी कोई पावर नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति तो दोस्तों खुद ही सांसदों के द्वारा, जिसकी बहुमत होती है उसके द्वारा वो निर्वाचित होते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति का पावर होता है, रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो सभी कार्य जो है जिसकी बहुमत में सरकार होती है, जिसका मंत्रिमंडल कैबिनेट होता है, जिसका मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित की गई है? दोस्तों राष्ट्रपति में। और कार्यपालिका शक्ति को इंग्लिश में दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, ये होता है राष्ट्रपति। ओके गाइस, राष्ट्रपति होता है एग्जीक्यूटिव हेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पढ़ते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद क्या पूछा गया है, दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पढ़िए दोस्तों जब तक आप लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरा गलत है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन देखिए, महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं यदि, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। देख लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास इतना पावर है, संविधान के द्वारा इतना उन्हें शक्ति प्रदान किया गया है, क्योंकि दोस्तों वो संविधान का संरक्षक कहलाता है, तो इतना तो पावर होगा ही।
मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो दोस्तों या तो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या कोई बड़े आईएएस अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी एक नेता होते हैं, नेता ही होते हैं। आपने कोई भी राष्ट्रपति का सर्च करो, उसका जो है ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेक करो, वो पहले नेता थे, बाद में राष्ट्रपति बन गए। ओके गाइस, तो पढ़ा लिखा होना चाहिए संवैधानिक पद पे। फिर भी कहा तो जाता है राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, वो तो संविधान में भी है, लेकिन वो व्यक्ति तो उस लायक होना चाहिए ना। नेता को बैठा देते हो आप चुनाव में जिता के, तो वो चीज गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ये कुछ ज्यादा ही एडवांस क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12वां। इतना टफ नहीं आएगा, देख लीजिए। एक विधेयक, एक बिल जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है? दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, उस पर साइन कर देता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही एडवांस यूपीएससी लेवल का पूछ लिया गया है, इतना एडवांस नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक जो मंडल होता है, उसमें दोस्तों कितने सदस्य हैं? तो उसमें 778 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12वां। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, जिसे इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, इसका जो प्रधान होता है ना दोस्तों, ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। ओके गाइस, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, जजेस की संख्या निर्धारित करने का अधिकार, राइट, निम्नलिखित में से किसके पास है? काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्त, राष्ट्रपति के पास। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसे दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। अभी आर वेंकटरमणि जो है भारत का महान्यायवादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक हाउस की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है भाग दोस्तों? पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो कि हिंदी में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए संसद में कोई कानून पास किया गया है। ओके गाइस, अब आपको पता है दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने फायदे के लिए तो संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन कर सकते हैं फायदा करने के लिए अपना। तो ऐसे में दोस्तों ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है ना, ये भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। इसके द्वारा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों जो है ना चेक करता है कि वो जो बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया या कोई कानून बना है, वो संविधान के नियमों के अनुकूल है या उसके खिलाफ है। अगर अगेंस्ट होता है तो फिर उसमें संशोधन के लिए द्वारा भेजा जाता है, फिर उसको रद्द भी कर सकता है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय भी जो है पॉलिटिकल पार्टी के शिकार हो चुके हैं, दबाव में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, मतलब चुनाव में वोटिंग करने के लिए? तो इसमें दोस्तों संसद के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, एवं राज्य विधान सभाओं, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, कि सभी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके गाइस, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर, इन्हें पढ़िएगा। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किया जाता है दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। सॉरी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यहां पर मैं कंफ्यूज हो रहा था। देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ही होगा ना। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। संसद के जो
ज्वाइंट सेशन होते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो गाइस देखो, संसद का जो ज्वाइंट सेशन होता है इसकी अध्यक्षता प्रिसाइड कौन करता है? तो ये लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इससे बुलाता कौन है? संयुक्त ज्वाइंट सेशन को कॉल कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना राइट पावर प्रदान किया गया, स्टेटस प्रदान किया गया? क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में, लिख लीजिएगा, 99% चांस है। तो दोस्तों पंचायती राज को जो है ना इस 73 ठीक ना 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। ओके गाइस, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से जो है ना ये जो स्टेटस है ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? इसमें आरक्षित की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज में, ठीक ना, 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों व्यवस्थापिका की बात करें तो इसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर भी कहा जाता है और सेंट्रल लेवल पे इसे संसद भी कहा जाता है। ओके गाइस, तो इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो विशेष जो चुनाव होते हैं ना इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उपचुनाव कहा जाता है। ओके गाइस, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ओके गाइस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, उपरोक्त में से एक भी नहीं होगा, ऑप्शन ई। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। ओके गाइस, 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? दोस्तों राज्य सरकार। ओके गाइस, स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं हम लोग। ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। पंचायती राज प्रणाली जो पंचायती राज जो सिस्टम है किस सूची में इसका वर्णन किया गया है? संघ सूची में है या राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है? तो ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है। ओके गाइस, स्टेट लिस्ट का विषय है। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर, और गाइस एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा को जो है ना कौन सी सूची में रखा गया है? तो इसे कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में रखा गया है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो गाइस अभी हमने पढ़ा राज्य सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा? कितनी अवधि के लिए अब्सेंट रहेगा तो उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो ये दोस्तों 2 महीने। ओके, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।